हमारे YouTube RD बेसिक गणित चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लघु बीजाणु धानी की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, दिया है एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणु धानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। तो जो एक लघु बीजाणु धानी की अनुप्रस्थ काट अगर हम देखते हैं तो बाह्य रूपरेखा में आप देख सकते हो वो जो है एक गोलाई के रूप में आपको प्रतीत होगी। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या दिया गया है। यह समांतर 4 भित्ति परतों से आवृत होती है। यह समानता है 4 भित्ति परतों से आवृत होती है। चित्र 2.3 के ब की अगर हम बात करें तो 2.3 चित्र 2.3 की ब में आप देख सकते हो कि यह जो है 4 परतों से घिरी हुई है। एक आपका देख रहे हो यहाँ पे दिया गया अंतस्थ त्वचा, दूसरा है अंतस्थीसियम, मध्य परत आपका टैपिटम हो गया, लघु बीजाणु या मातृकोशिका भी आपको इसमें दिखाई दे रही है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं, आपकी जो 4 भित्ति परतों की बात हो रही, इसमें भी नाम उसका देखते हैं। दिया है एपिडर्मिस बाह्य त्वचा या एंडोथेसियम या अंतस्थीसियम, मध्य परत तथा टैपिटम। बाहर की ओर की 3 परतें संरक्षक प्रक्रिया का कार्य करती है। ये जो बाहर की 3 परतें हैं, टैपिटम को छोड़कर, टैपिटम जो है आंतरिक परत होती है, ये बाहर की 3 परतें क्या करती हैं, इस लघु बीजाणु धानी को संरक्षित करने का काम करती हैं। आगे देखते हैं, तथा परागकोश के स्फुटन में भी मदद करती हैं। ये संरक्षण के साथ साथ जो है परागकोश के स्फुटन में भी मदद करने का कार्य करती हैं। आगे देखते हैं हम, इसकी सबसे आंतरिक परत जो है टैपिटम होती है। देखिए इसमें दिया गया है कि इसकी जो आंतरिक परत होती है वो आपकी टैपिटम होती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करती है। टैपिटम का कार्य क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि लघु बीजाणु धानी में जो भी विकासशील परागकण उपस्थित होते हैं उन विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम टैपिटम करता है। आगे देखते हैं हम, टैपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य जिसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं, सघन जीव द्रव्य से भरी होती हैं और समानता 1 से अधिक न्यूक्लियस जो है इसमें उपस्थित होते हैं। केंद्रक की बात करें तो 1 से अधिक उपस्थित होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है केंद्रक 1 से अधिक युक्त होते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं के समूह को, जिसे हम बीजाणु जनक ऊतक कहते हैं, जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं के समूह को, जिसे हम बीजाणु ऊतक के नाम से जानते हैं, कहते हैं, लघु बीजाणु धानी के केंद्रक में स्थित होता है। देखिए इसमें दिया गया है कि जब एक परागकोश अपरिपक्व अवस्था में उपस्थित होता है तो उसकी जो सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे हम बीजाणु जनक ऊतक के नाम से जानते हैं। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि सजातीय कोशिकाओं के समूह को हम बीजाणु ऊतक भी कहते हैं। वो समूह लघु बीजाणु धानी के केंद्रक में स्थित होता है। परागकोश के अपरिपक्वता अवस्था में सजातीय कोशिकाओं का समूह लघु बीजाणु धानी के केंद्रक मतलब उसके बीच में, केंद्रक में, न्यूक्लियस में उपस्थित होता है। आगे हम लोग बात करते हैं लघु बीजाणु जनन के बारे में। तो देखिए, जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणु जनक ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्ट बनाती हैं। जैसे जैसे
पराग कोश विकसित होता जाता है। बीजाणु जनक ऊतकों की कोशिकाएं जो होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्ट का निर्माण शुरू कर देती हैं। उससे पहले क्या होता है कि जब वो अपरिपक्व अवस्था में रहता है तो सारी सजातीय कोशिकाएं, जिसे हम बीजाणु जनक ऊतक के नाम से जानते हैं, वो लघु बीजाणु धानी के केंद्रक में उपस्थित होती है। आगे हम लोग देखते हैं बीजाणु जनक ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्क की वृद्धि करने में सक्षम होती है। ये भी आप ध्यान में रखिए कि जो बीजाणु जनक ऊतक होता है उसकी प्रत्येक कोशिकाएं जो होती हैं लघु बीजाणु चतुष्क की वृद्धि करने के लिए सक्षम होती हैं। आगे देखते हैं प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका भी होती है। हम जो है प्रत्येक कोशिका को पराग मात्र कोशिका के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू जो लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया होती है उन सारी प्रक्रियाओं को हम लघु बीजाणु धानी कहते हैं। जैसा कि लघु बीजाणु संरचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यक्त होता है जिन्हें हम लघु बीजाणु चतुष्क के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं हम लोग आगे अब हम लोग पढ़ेंगे परागकण। परागकण क्या होता है? अब इसमें देखिए नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है कौन? परागकण। परागकण जो है आपका नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। परागकण सामान्यतः गोलाकार होते हैं जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। परागकण अगर समानता बात की जाए जो है कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। इनके व्यास की बात करें तो 25 से 50 माइक्रोमीटर होते हैं। इनमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतें वाली भित्ति होती है। कठोर बाहरी भित्ति को हम बाह्यचोल तथा आंतरिक भित्ति को जो है हम अंतःचोल के नाम से जानते हैं। बाह्यचोल जो है आपका वो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री होती है। स्पोरोपोलेनिन से बनी होने के कारण जो है यह कठोर होती है जो उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। इसको परागकण को सुरक्षा प्रदान करने में सबसे बड़ा योगदान होता है स्पोरोपोलेनिन को की। ठीक है, आगे देखते हैं। यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलेनिन को निम्नीकृत कर सके। परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं। परागकण का जो बाह्य चोल होता है उसमें द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम जनन छिद्र के नाम से जानते हैं। जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है, मतलब आपके जो है जनन छिद्र में स्पोरोपोलेनिन नहीं पाए जाते हैं। परागकण जीवाश्म की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं क्योंकि इनमें स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है। स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होने के कारण परागकण जो होता है कहीं पर भी जीवाश्म के भांति सुरक्षित पड़ा होता है। आगे हम देखते हैं परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहा जाता है। यह एक पतली तथा सतत परत होती है जो सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। परागकण के बाहर की बात हमने कर ली, जो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है वो कठोर होती है, परंतु आंतरिक भित्ति की बात करते हैं तो वो अंतःचोल उसको कहते हैं। यह पतली तथा सतत परत होती है और इसका निर्माण जो होता है सेलुलोज एवं पैक्टिन से हुआ होता है। परागकण का जीव द्रव्य से हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें 2 कोशिकाएं, एक आपका होगा कायिक कोशिका तथा दूसरा होगा आपका जनन कोशिका समाहित होती हैं। कायिक कोशिका बड़ी होती है
जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है, जबकि जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। अब हम पहले इसको चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। जैसा कि देखिए इसमें दिया है चित्र 2.5 देखिए, तो 2.5 हम देख सकते हैं यहाँ पे दिया है। ये आपका हो गया लघु बीजाणु का एक परागकण के रूप में परिपक्व होने की विभिन्न चरण में आपका ये कायिक कोशिका की अगर बात करें तो ये देखिए इसकी साइज जो होती है बड़ी होती है और इसमें एक बड़ा सा केंद्रक भी उपस्थित है, और जो जनन कोशिकाएं होती है वो छोटी होती है और उसका केंद्रक भी क्या होता है, छोटा होता है। आगे देखते हैं, यह तुर्क आकृति घने जीवद्रव्य और एक केंद्रक वाला है। 60% से अधिक आवृतबीजी पादपों के परागकण इन दो कोशीय चरण में झड़ते या संगलित होते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण से झड़ने से पहले दो नर युग्मक को बनाती है। आगे देखते हैं, अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं, जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार जिसे हम दमा, श्वसनीय ठोस आदि के रूप में विकसित हो जाती है। यह बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास या पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है। आप लोग ध्यान दीजिए कि जो गाजर घास होती है उसका साइंटिफिक नेम होता है पार्थेनियम। गेहूं के साथ जो घास निकलती है वो सर्वव्यापी हो गई है, जो परागकण एलर्जी कारक है। अगर परागकण एलर्जी कारक की बात करें तो उदाहरण के तौर पर आप जो है पार्थेनियम को देखिए।